दोस्तों नमस्कार। उपस्थित अपने चैनल आरंभ क्लासेस पर मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि इस समय इंग्लिश ग्रामर की सीरीज चल रही है, जिसमें बेसिक ग्रामर और साथ में ट्रांसलेशन के कुछ पॉइंट्स कंटिन्यू हैं। मैं अपने पिछले वीडियो में ग्रामर के एक या दो पॉइंट तथा टेंस का प्रेजेंट टेंस को क्लियर करा चुका हूँ। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट आइडेंटिफिकेशन उसे तो पिछली वीडियो में कंप्लीट करा चुका हूँ। यदि बाई चांस किसी स्टूडेंट्स ने उसको नहीं देखा है या फिर जो मेरे साथी उसको अध्ययन कर रहे हैं, तो उस वाली वीडियो को देख लेंगे। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो आगे का जो पोर्शन है मैं आज यहाँ से शुरू करने जा रहा हूँ। जहाँ तक मेरा मानना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैंने आइडेंटिफिकेशन कंप्लीट करा दिया है। उसके बाद अब आप ये डालेंगे मेकिंग रूल ऑफ सेंटेंस, मेकिंग रूल ऑफ सेंटेंस, है ना। हिंदी होगी इसकी अनुवाद बनाने के नियम, अनुवाद बनाने के नियम। ठीक, इसे आप अब पढ़ेंगे कंटिन्यू। ठीक है ना। रूल नंबर फर्स्ट क्या होगा भाई हमारा? देखिए, ये जो वीडियो है आपकी, चाहे आप सीबीएसई पैटर्न से तैयारी कर रहे हो या फिर हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहे हैं, दोनों के लिए यूजफुल है। अगर सीबीएसई पैटर्न वाले हैं तो अपने इंग्लिश वाले पॉइंट्स को रेडी करेंगे, और हिंदी मीडियम वाले क्लियर हैं तो अपने हिंदी मीडियम को क्लियर करेंगे। इसलिए दोनों मीडियम के लिए ये जो वीडियो है काफी हेल्पफुल रहेंगी। तो लिखेगा पहला पॉइंट आपका, वी यूज एस एंड एस in the first form of the verb with singular subject। अर्थात कंडीशन क्या होगी? ये होगी एक वचन कर्ता के साथ मैन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस कॉमा ई एस का प्रयोग करते हैं। एक वचन कर्ता के साथ मैन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस कॉमा ई एस का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट क्या होगा भाई हमारा? यहीं पर एक छोटी सी बात और देख लेते हैं हम, एक रिमार्क के रूप में। तो हमारे जो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं वो कौन कौन से हैं? तो रिमार्क में नंबर ए डाल लीजिएगा आप इसे। ठीक है, रिमार्क में आप से एक नंबर डाल लीजिए, क्योंकि एक या दो पॉइंट ऐसे हैं जिनको ढंग से समझना बहुत जरूरी है। पहले पॉइंट में आपको मैं ये बता रहा हूँ कि एस और एस का प्रयोग कौन सी कंडीशन में करते हैं। ठीक है, यहाँ लिख रहा हूं मैं, वर्ब एंड्स विद वोवल्स। ठीक है, वर्ब एंड्स विद वोवल्स। वर्ब में क्रिया एंड्स में समाप्त होते, विद में साथ, वोवल में स्वर के। यदि कोई क्रिया किसी स्वर पर समाप्त हो रही है, जैसे गो में जाना, है ना, तो इन्हें हम जोड़ेंगे ई एस। क्या जोड़ेंगे? ई एस। क्या हो जाएगी? गोच, है ना। और यहाँ लिखेंगे वर्ब एंड्स विद कॉन्सोनेंट्स, जैसे प्ले, प्लस क्या कर देंगे इसमें? एस। क्या हो जाएगी? प्लेज। बात समझ में आ रही होगी। यानी जो क्रिया किसी स्वर पर समाप्त हो रही होंगी तो उनमें एक वचन के साथ में एस जोड़ेंगे, और जो क्रिया किसी कॉन्सोनेंट पर समाप्त हो रही होंगी तो उनमें एक वचन के साथ में एस जोड़ेंगे। कंडीशन ये है कि ये दोनों, चाहे एस या एस, ओनली सिंगुलर सब्जेक्ट, ओनली सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है ना। केवल एक वचन कर्ता के साथ में हमें एस जोड़ना है। बहुवचन कर्ता के साथ में ना तो हम एस का प्रयोग करेंगे ना एस का प्रयोग करेंगे। इतनी चीज क्लियर होगी। ये मैंने आपको विद रूल और विद एग्जांपल के रूप में और जैसी जो कंडीशन होती है वो इसमें बताया हुआ है।
रिमार्क का ये आपका दूसरा पॉइंट है कि सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट आपके कौन से होंगे? देखिए भले आपको पता है लेकिन फिर भी आप एकदम बहुत सही तरीके से पढ़ाई करिएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट में आएंगे आपके ही, शी, इट और किसी एक नाउन का नाम। ठीक, नंबर सी पॉइंट आपका प्लूरल सब्जेक्ट। क्या है भाई इसमें? आई, आई हमेशा हमारा बहुवचन में काउंट होता है लेकिन पास्ट कंटिन्यूअस में इसके लिए हम सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं। आई, कॉमा वी, कॉमा यू, कॉमा दे और एक से अधिक नाउन्स, ये आपके प्लूरल्स होंगे। ठीक है ना। डी पॉइंट हो गया आपका अपने की अंग्रेजी, अपने की अंग्रेजी, जिसे हम पजेसिव पजेशन कह सकते हैं, पजेशन के रूप में से हम यूज करेंगे। जैसे आई के साथ लाएंगे माई, यू के साथ लाएंगे योर, वी के साथ लाएंगे अवर, दे के साथ लाएंगे देयर, सी के साथ लाएंगे हर, ही के साथ लाएंगे हिज, ही के साथ हिज, इट के साथ इट, है ना, इट के साथ लाएंगे इट्स। ठीक, क्या बचा? यदि किसी पुरुष का नाम है तो उसके नाम के साथ लाएंगे हम अपने की अंग्रेजी हिज, यदि किसी स्त्री का नाम है तो उसके साथ अपने की अंग्रेजी लाएंगे हम हर। क्लियर हो गया होगा जहाँ तक ये मेरा मानना है आपका, है ना। यानी आई के साथ माई, यू के साथ योर, वी के साथ अवर, दे के साथ देयर, सी के साथ हर, ही के साथ हिज, इट के साथ इट्स। यदि किसी पुरुष का नाम है तो हिज लाएंगे, यदि किसी स्त्री का नाम है तो हर का प्रयोग करेंगे। देखो देयर की स्पेलिंग देख लीजिए आप, THEIR है। और ये होता है THERE, तो देयर में वो हमारे एक डिनोटेशन स्थान के लिए होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे एक और पॉइंट लिखेगा डी वाला, डी के बाद में पॉइंट आएगा आपका ई। ये हमारा भी रिमार्क में चलना पॉइंट, एक ऑब्जेक्ट वाला पॉइंट और लिख लीजिए। ऑब्जेक्ट मतलब कौन कौन से का क्या क्या बनता है। ई पॉइंट आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या होगा? ऑब्जेक्ट यानी कर्म बोलेंगे। भाई आई का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? मी। यू का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? यू। वी का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? अस। दे का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? देम। सी का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? हर। ही का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? हिम, हिम, है ना। इट का ऑब्जेक्ट इट ही रहता है। क्या बचा भाई? मेरे ख्याल से मोस्टली हो चुके हैं कि आई का ऑब्जेक्ट नहीं होगा, यू का ऑब्जेक्ट यू होगा, वी का ऑब्जेक्ट अस होगा, दे का ऑब्जेक्ट देम होगा, सी का हर होगा, सी का हिम और इट का इट। ये मैंने आपको इसलिए लिखाए हैं कि कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है इस बात को लेकर कि आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा या मी का क्या, मी को हम किसके ऑब्जेक्ट के रूप में रखते हैं, यू का ऑब्जेक्ट क्या बना के लाते हैं। तो ये सब चीजें है ना, तो ये सब चीजें यू का ऑब्जेक्ट यू रहता है। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। अब इसके बाद जो बात आती है हमारी, मैंने आपको एक चीज और पहले बताई, सिंगुलर और प्लूरल। देखो जब तक हमें इस चीज की जानकारी नहीं होगी हम टेंस को मतलब उस हिसाब से चेंज नहीं कर सकते जो हमें जिस जिस तरह से हमें ग्रामर टाइम की रिक्वायरमेंट है। ठीक, तो अब हम उसी का आगे बढ़ते हुए अब बढ़ते हैं रूल नंबर सेकंड पर। रूल नंबर सेकंड, रूल नंबर सेकंड क्या है भाई? वी यूज मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अर्थात मैं हिंदी लिख दे रहा हूँ इसकी कि हम क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग
करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ये हमारे अभी तक 2 पॉइंट हुए इसके। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं अभी, है ना? आगे बढ़ते रहेंगे, आप अपनी तैयारी करते रहेंगे। रूल नंबर थर्ड क्या है भाई? वी यूज डू ओवलिंग डज नॉट हेल्पिंग वर्ब in negative sentence according to subject। ठीक है ना? यानी कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया डू ओवलिंग डज का प्रयोग कर्ता के अनुसार सहायक डू ओवलिंग डज का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका रूल नंबर 4 है आपका। क्या है रूल नंबर 4? है वी डू नॉट यूज हेल्पिंग वर्ब with never word but use s, es according to subject। बात समझ में आ गई होगी। वी डू नॉट यूज हेल्पिंग वर्ब विद नेवर वर्ड, है ना? यानी कहने का मतलब यह है कि कभी नहीं। नेवर मीन्स कभी नहीं। कभी नहीं के साथ सहायक क्रिया डू ओवलिंग डज का प्रयोग नहीं करते, लेकिन एस, es का प्रयोग कर्ता के अनुसार करते हैं। कर्ता के अनुसार करते हैं। बात समझ में आ रही होगी। जब हम कभी नहीं वाली कंडीशन में होते हैं तो वहाँ कभी नहीं के लिए हम नेवर शब्द का यूज करते हैं। अब जहाँ नेवर आएगा वहाँ डू और डज नहीं आएगा। जब डू और डज नहीं आएगा तो हेल्पिंग वर्ब कैसे पता लगेगा, सिंगुलर प्लूरल कैसे पता लगेगा? तो हम उसमें क्या करते हैं कि डू और डज का यूज ना करके कर्ता के अनुसार एस और एस का प्रयोग करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपका अगर एक वचन है तो एस और एस का प्रयोग करेंगे मेन वर्ब में, और सब्जेक्ट का आपका बहुवचन है तो मेन वर्ब में एस और एस का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है? तो मैंने यही चीज लिखी हुई है। ऐसे आप एकदम बहुत सटीक तरीके से लिखेंगे। जो नोट्स अपने तैयार कर रहे होंगे वीडियो को पॉज वगैरह कर लिया करें, फिर स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया करें। ये इस तरह से कर लिया होगा। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। देखो, बढ़ते रहिएगा, काम को करते रहिएगा। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। रूल नंबर नेक्स्ट है आपका। रूल जो भी हो डाल लेंगे आप, जो 4-5 जो कुछ भी हो, फिलहाल मैं ये डाल दे रहा हूँ। ठीक है? वी डू नॉट यूज what word in FIRST first interrogative sentence। We do not use what word in first interrogative sentence, but
but use do oveling does according to subject, according to subject and use question mark in the end of sentence. बात समझ में आ गई होगी. We do not use what word in first interrogative sentence but use do opening does according to subject and use question mark in the end of sentence. यानी कहने का मतलब ये है कि जब वाक्य क्या से शुरू होता है तो उसमें क्या की इंग्लिश में वर्ड यूज नहीं करते. वर्ड के स्थान पर सहायक क्रिया डू ओवलिंग डज को कर्ता के अनुसार सबसे पहले यूज कर लेते हैं और वाक्य के अंत में सूचक चिन्ह लगाते हैं. हमेशा याद रखिएगा, जो यदि सब्जेक्ट हमारा एक वचन है, यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में है तो हेल्पिंग वर्ब डज का यूज करेंगे, और यदि सब्जेक्ट आपका बहुवचन है तो हेल्पिंग वर्ब हम डू का यूज करेंगे. लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे. ठीक है, तो इसकी हिंदी लिखने की चलो लिख देता हूँ. फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में डू ओवलिंग डज का प्रयोग कर्ता के अनुसार करते हैं और क्या के लिए व्हाट का प्रयोग नहीं करते. वाक्य के अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं. देखिएगा, अब इसके बाद जो एक रूल है आपका वो डबल इंट्रोगेटिव का, सेकंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का है, तो मैं उसे नहीं लिखा रहा हूँ क्योंकि ये अब उसमें क्या होगा कि जो वाक्य के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आएगा तो उसके इंग्लिश को हम सबसे पहले यूज कर लेंगे, फिर वाक्य को हम जैसे फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम चेंज करते हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, तो सेम उसी की तरह हो जाएगा. तो मैं उसके लिए अब नहीं लिखा रहा हूँ, वो चीज आपकी जो फॉर्मूला आएंगे हम उसी से क्लियर कर लेंगे. ठीक है, इतना समझ में आ रहा होगा आपके. अब इसके बाद में एक रिमार्क और है, इसे भी देख लीजिए. रिमार्क यह है कि उपर्युक्त पहचान, जो आपने भी प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान लिखी थी कि हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं शब्द आते हैं तो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले वाक्य बोलते हैं. तो ये जो पहचान है, उपर्युक्त पहचान क्रिया, दो क्रिया रहती है आपको, एक जोतना और एक पोतना, पर लागू नहीं होती. अब क्यों नहीं लागू होती है, ये चीज हम धीमे धीमे अध्ययन करेंगे, हम सीखते रहेंगे. फिलहाल मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल एक आपको यहीं ले दे रहा हूँ. जैसे किसान ने खेत जोता है. अब देखो हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते आ रहा है, तो आप सीधी सी बात से कहेंगे ये वाक्य हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है, लेकिन ऐसा नहीं है भाई. ये वाक्य हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का नहीं है, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का है. किसका है? प्रेजेंट परफेक्ट का. तो ये आपको ध्यान रखने वाली बात है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नहीं है. क्यों नहीं है? धीमे धीमे आप अध्ययन करते रहेंगे, सीखते रहेंगे. फिलहाल मैं छोटी सी बात के लिए बता दे रहा हूँ, किसान खेत को जोतता है, अगर ऐसे होता तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता. अगर इसमें ने शब्द नहीं आ रहा होता, हम ये कैसे पहचान कर लेंगे कि ने आ रहा है और यहाँ ता है, यानी जोत चुका है वाली कंडीशन है, जोता है
लिया है दिया है क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट वाली कंडीशन है, ना केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट की। तो इस चीज को आप विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा, ठीक है। फिलहाल आप ये मानो मैंने आपको इतना बताया कि दो क्रियाएं होती है हमारी, एक क्रिया होती है जोतना और एक होती है पोतना। उस पर कंडीशन ये होती है कि मोहन दीवार को पोतता है, तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया। और कंडीशन मोहन ने दीवार को पोता है यानी व्हाइट वॉश किया हुआ है ना, तो ये कंडीशन हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट ना होकर प्रेजेंट परफेक्ट की होगी। सेम कंडीशन, किसान ने खेत जोता है, प्रेजेंट परफेक्ट है, किसान खेत को जोतता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो ये चीज बहुत ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। अब इसके बाद में इसके आते हैं हमारे फॉर्मूला, जिसे हम स्ट्रक्चर का नाम दे सकते हैं या फिर हम सूत्र कह सकते हैं हिंदी में। तो आइए देखते हैं उसके लिए आगे। पहले सबसे पहले जो फॉर्मूला आएंगे आपके, इसे हम स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले कौन सा होगा अफर्मेटिव का, क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्लस एस कोमा ई एस आएगा प्लस ऑब्जेक्ट आएगा प्लस रेस्ट या फिर कंप्लीमेंट कह सकते हैं, अदर वर्ड बोल सकते हैं, जैसा आपको समझ में आता है, ठीक है। और फिर आएगा इसका नेगेटिव फॉर्म। नेगेटिव में क्या होगा भाई, नेगेटिव में सब्जेक्ट हो गया आपका प्लस डू ओवलिंग डज हो गया प्लस नॉट हो गया प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई प्लस ऑब्जेक्ट हो गया प्लस रेस्ट हो गया। इसी का एक नेवर वाली कंडीशन का और है, उसे भी यहीं पर समझ लेंगे हम, सब्जेक्ट प्लस नेवर। और जहाँ नेवर आ गया वहाँ ढूंढे जाने का मतलब ही नहीं है। तो क्या होगा, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी प्लस एस कोमा एस होगी प्लस ऑब्जेक्ट हो गया प्लस रेस्ट हो गया, ठीक। फर्स्ट इंटरोगेटिव हो गया भाई अब आपका डू ओवलिंग डच प्लस सब्जेक्ट प्लस, बाकी यदि नहीं शब्द दे रखा होगा तो हम नॉट का यूज करेंगे, नहीं दे रखा हो तो नहीं करेंगे, प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब बात आती है सेकंड वाली, जो मैंने आपको नेम नहीं लिखवाया वो से नहीं लिखवाया है। जैसे सबसे पहले हमारा क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा प्लस जैसा हमारा फर्स्ट इंटरोगेटिव की तरह जो सेंटेंस रहता है, जो फॉर्मूला रहता है, सेम कंडीशन हम उसी को यूज कर लेंगे। तो उसके लिए बस वो थोड़ा लाइन बच गई है, वो कोई बात नहीं है। प्लस सब्जेक्ट हो गया, नहीं है तो नॉट का प्रयोग प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हमारे स्ट्रक्चर्स हैं, फॉर्मूला है प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले सेंटेंसेस को इंग्लिश में चेंज करने के लिए। बहुत तरीके से पढ़ाई करिएगा, वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, एकदम मेहनत मेरे जैसी करेंगे बहुत अच्छा सीखेंगे आप। ये एकदम जीरो लेवल से मैं आपकी स्टार्टिंग करा रहा हूँ। मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से फिर एक बार और बता दूं कि जिस हिसाब से मैं आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहा हूँ उसी हिसाब से मैं आपको बायोलॉजी की भी तैयारी कराऊंगा, ठीक है। तो मेरे साथ आप जुड़े रहिएगा, हो सके तो मेरे इस चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लो, शेयर भी करो और ऐसे स्टूडेंट के पास भेजो जिनके लिए इनकी बहुत अधिक आवश्यकता है, ठीक है। चलो देखते हैं इसका एक आधा एग्जाम्पल देख लेते हैं तो क्लियर तो भी हो जाएगा, है ना। देखिए एक एग्जाम्पल पहले अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस क्या भाई, आर्यन अपना पाठ याद करता है, आर्यन अपना पाठ याद करता है। किसी भी सेंटेंसेस को चेंज करने से पहले उसके एक आइडेंटिफिकेशन देखो कि वाक्य हमारा कौन सी टेंस का है। तो हिंदी वाक्य के अंत में ता है ती है ते है आ रहा तो वाक्य हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया। फिर वाक्य का ये देख लो, नेचर देख लो किस प्रकार का है। आर्यन अपना पाठ याद करता है तो हमें पता लगा वाक्य हमारा एफर्मेटिव है। भाई एफर्मेटिव कैसे है, क्योंकि इसमें कोई नहीं शब्द नहीं है, नहीं कोई इसमें क्वेश्चन वर्ड है। जिसमें ये दोनों कंडीशंस नहीं है, तो जब ये दोनों कंडीशंस नहीं है तो ये वाक्य हमारा एफर्मेटिव का हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये चीज हमारी क्लियर हो गई। अब इस सेंटेंस में हम थोड़ा ये देख लेते हैं कि कर्ता कौन सा है, मैनो कौन सा, ऑब्जेक्ट कौन सा है। हमेशा याद रखिएगा, यदि वाक्य में हम कौन शब्द लगा दें तो हमारा कर्ता निकल के आएगा, ठीक है। अपना पाठ याद कौन करता है, आर्यन। आर्यन क्या हो गया भाई, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है।
जिन शब्दों के अंत में ना आ जाए, जिन शब्दों के अंत में ना आ जाए, जैसे आना जाना, खाना पीना, याद करना, खिलना कूदना। याद करना ये हमारी मेन वर्ब हो गई। ताहत ये हमारी पहचान के लिए हो गया। क्या याद कर रहे हैं? अपना पाठ। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। भाई हमारी स्ट्रक्चर क्या थी इसकी? सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस कॉमा एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट। ये हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर है। सबसे पहले सब्जेक्ट आर्यन, तो आर्यन रख देंगे हम यहाँ पर, आर्यन। मैंने फर्स्ट फॉर्म याद करना है कि लर्न, LEARN। अगर यही क्रिया हमारी किसी वोवेल पर समाप्त हो रही होती तो एक वचन के लिए हम एस जोड़ते हैं। अब ये क्रिया हमारी कॉन्सोनेंट पर समाप्त हो रही तो एक वचन के लिए हम एस जोड़ देंगे, लर्न्स, आर्यन लर्न्स। ऑब्जेक्ट क्या है? अपना पाठ। मैंने भी बताया कि यदि किसी पुरुष का नाम आ जाए तो उसके साथ अपने अंग्रेजी हिज का यूज करते हैं। आर्यन लर्न्स हिज, हिज। या तो आप लेसन लगा सकते हैं या फिर आप चैप्टर लगा सकते हैं। क्लियर होगी? लास्ट में फुल स्टॉप जरूर लगाना है, ठीक है। अब देख लो, आर्यन लर्न्स हिज चैप्टर, आर्यन लर्न्स हिज लेसन या चैप्टर। ये चीज क्लियर हो गई। अब देखो, अभी तक आपने इस टेंस के नियम पढ़े, उसके स्ट्रक्चर देखे और एक छोटा सा मैंने आपको एग्जाम्पल बताया है विद स्ट्रक्चर। आप बिल्कुल सही तरीके से इसके लिए अध्ययन करिएगा। ये मेरा मानना ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि यदि आप मेरे साथ रहे रहेंगे तो आपकी ग्रामर इतनी अच्छी हो जाएगी कि जिसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो जुड़े रहो, तैयारी करते रहो, मिलते रहेंगे आपसे इसी तरह से अपने चैप्टर्स वगैरह लेकर, है ना। चलो, ये अभी एफर्मेटिव सेंटेंस है, इसमें और भी सेंटेंस होंगे। फिर भी यदि आपको कोई बात समझ में नहीं आई हो तो मुझे कमेंट करें, मैं अपने आने वाली वीडियो के माध्यम से उसके आंसर देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।